Friends, so let's come to the last lecture of PT 365, which is important aspect of governance, and the topic is Mission Karma Yogi. तो मिशन कर्म योगी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट ओके. सो हमने प्रीवियस जो हमारी PT 365 आई थी उसमें हमने पढ़ा था मिशन कर्म योगी. मिशन कर्म योगी हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए है कि वो अच्छे से वर्क करे. तो ऑन गुड गवर्नेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने लॉन्च किया है एक्सटेंडेड वर्जन जो है मिशन कर्मयोगी का उसको. अब गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सिंस 2014 से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. और किसके ऑनर में? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑनर में, कि आप सिटीजन सेंट्रिक एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को प्रमोट करिए और सर्विस डिलीवरी अच्छे से करिए. अब मिशन कर्मयोगी की अगर बात करें तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी बोला जाता है. इसका एम यही है कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको फ्यूचर जितने भी चैलेंजेस आने हैं उनको रेडी करना है विथ राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज. और जो भी हमारे न्यू इंडिया का विजन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अलाइन करना है. अब कुछ फीचर्स हैं मिशन कर्मयोगी के. तो 6 पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के. पहला है पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी बनाइए. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कुछ इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करिए जो हमारे वर्क करे. कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क विच इज़ आई गॉट पोर्टल के थ्रू हम वो करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क. सबसे पहले आते हैं माई आई गॉट. तो इसमें क्या करना है, जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं हर ऑफिसर्स को इंडिविजुअली डिलीवर करना है. ब्लेंडेड प्रोग्राम्स की बात करें तो इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करना है कि जितने भी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है हर लेवल्स पे हो, और इंटीग्रेट करना है ऑफलाइन क्लासरूम विद ऑनलाइन क्लासरूम. विकास वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, जहाँ पे न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च करना है जो हमारे सिविल सर्वेंट को मैनेजमेंट के लिए बताएंगे इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. फिर क्यूरेटेड प्रोग्राम कैटर्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. और 12 डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेस भी डेवलप किया गया है. अब इंस्ट्रक्शन जो है वो इशूड किए जाएंगे विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द प्राइवेट बॉडीज इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964. अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 जो है वो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के उनका कंडक्ट जो है गवर्न करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट मिशन कर्मयोगी. नाउ कर्मयोगी प्रारंभ विच इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी. ये एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आती है. इसका एम यही है कि सारे नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉर न्यूली अपॉइंटेड, जितने भी हमारे न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट हैं उनको थ्रू रोजगार मेलास. इसमें 8 कोर्सेज हैं जो कि हेल्प करेंगे जितने भी हमारे रोजगार मेलाज अपॉइंटीज़ हैं, और ये मिशन कर्मयोगी के एम्बिट के अंदर आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिशन कर्मयोगी. नेक्स्ट कम टू राइट टू इन्फॉर्मेशन. RTI जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किए हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी वैकेंसी फिल करिए CIC और SIC की. अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अगर बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है, याद रखिएगा इंडियन सिटीजन नॉट रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ऑफिस और इस डिपार्टमेंट के बारे में फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. अब ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर. व्हाट इज़ द की प्रोविजन? अब इसमें सेक्शन 2 क्लॉज H दिया है जहाँ पे बोला है कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है. तो पब्लिक अथॉरिटी वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश की गई हो, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश की गई हो, या फिर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया हो कि ये जो है बॉडी हमारी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है, जो कि बॉडी कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस की जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा. और वो बॉडी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बट सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आ रहा है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी. अब सेक्शन 6 क्लॉज 1 जो है, अ पर्सन जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, मतलब RTI के आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आप कंप्लेंट लिख सकते हैं. तो वहाँ पे आपको
कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब सेक्शन 7 जो है वहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन पीआईओज़ को इतने दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और सेक्शन 8 में कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अब कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 24 जो है आरटीआई एक्ट का, वो बोलते हैं कि लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हमारी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल रॉ हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, तो इन केसेस में जो है आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाउएवर अगर बात करें इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू करप्शन है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो वो एक्सक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट अदर एग्जेम्पशंस की बात करें तो बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं जहाँ पे एग्जेम्पशंस है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इफेक्ट हो रही है, फॉरेन रिलेशन इफेक्ट हो रहा है, ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है उसमें भी नहीं की जाएगी। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है उसमें भी नहीं की जाएगी। कॉन्फिडेंस, फॉरेन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस अगर कहीं ना कहीं लूज हो रहा है तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और अवेलेबल टू अ पर्सन इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है, तो इसमें भी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई रहेगी कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये ज़रूरी है तो वो कर देंगी। डिस्क्लोजर जो है जो हमारी लाइफ, फिजिकल सेफ्टी, किसी भी पर्सन की लाइफ इफेक्ट होती है वहाँ पे भी नहीं की जाएगी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हार्म करती है तो वहाँ पे भी नहीं की जाएगी। कैबिनेट पेपर्स के रिलेटेड नहीं की जाएगी। विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नॉट बीन रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, तो वहाँ पे भी नहीं की जाएगी। तो दीज आर द एग्जेम्पशंस जो हमारे प्रोवाइड किए गए हैं अंडर द आरटीआई एक्ट। नाउ लेट्स कम टू सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू स्टैब्लिश की गई हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जहाँ पे कमिटी रहती है। तो सीआईसी और एसआईसी में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे, चेयरपर्सन प्लस नॉट लेस देन 10 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कमिटी में कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब टेन्योर की अगर बात करें तो 3 इयर्स का टेन्योर होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज। सीआईसी और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब इनके पास पावर जो है सिविल कोर्ट की रहती है, सबमॉर्निंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये सब, और ये रिसीव कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं कंप्लेंट्स कोई भी पर्सन अगर आरटीआई के अंदर फाइल कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीआईसी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 2 जो है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सब सेक्शन 1 एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 यहाँ कैन बी डिस्क्लोज इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवे द हार्म ऑफ टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आरटीआई एंड सीआईसी। नेक्स्ट कम टू आधार। आधार को अगर बात करें तो आधार आपको पता है जब से आधार पास हुआ तब से कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा है। तो आधार जो था एज अ मनी बिल की तरह हमारा पास हुआ था। अब मनी बिल आपको पता है, मनी बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मनी बिल में क्या होता है, जब आप मनी बिल की तरह पास करते हो तो लोकसभा के पास ज़्यादा अधिकार रहते हैं, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल रहता है कि मनी बिल को डायरेक्टली पास कर सकते हैं विद और विदाउट अमेंडमेंट। राज्यसभा का कोई ऐसा रोल नहीं रहता मनी बिल में, और इंट्रोड्यूस भी मनी बिल हमेशा लोकसभा में होता है। सो दीज आर द फीचर्स जो हैं आधार के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटिटीज़ जो कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के बाहर है एंड डिपार्टमेंट जिन्होंने बेटर डिलीवरी की, बोला है कि बेटर डिलीवरी करिए सर्विसेज की सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया है आधार एनेबल्ड ऑथेंटिकेशन बाय एंटिटीज़, ठीक है। अब मोर इन न्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले की फीचर्स पढ़ लेते हैं आधार के। तो आधार की यूनिकनेस की बात करें तो यहाँ पे 12 डिजिट नंबर दिया जाता है, 12 यूनिक नंबर्स दिए जाते हैं 12 डिजिट के, जो कि डुप्लीकेट नंबर्स कभी नहीं होते और इंडिविजुअल बायोमेट्रिक्स के थ्रू दिए जाते हैं। रैंडम नंबर्स की बात करें तो ये डज नॉट कैप्चर, ये कुछ डिटेल्स नहीं कैप्चर करते जैसे कि कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो रेसिडेंट्स का जो डेटा है वो सेंट्रली स्टोर किया जाता है और ऑथेंटिकेशन जो है ऑनलाइन किया जाता है, कहीं से भी कर सकते हैं। टारगेटेड डिलीवरी, आधार जो है वो मैंडेटरी है सब्सिडी रिसीव करने के लिए, बेनिफिट रिसीव करने के लिए अंडर सेक्शन 7 एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, तो एड्रेस
एड्रेस और आइडेंटिटी का प्रूफ है, बट आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। याद रखिएगा, आधार जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। द यूआईडी एनेबल बैंक अकाउंट नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं ऑफर करते हैं सिक्योर और लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म टू डायरेक्टली रेमिट बेनिफिट्स टू रेसिडेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द की फीचर्स ऑफ द आधार। नाउ लेट्स कम टू मोर इन न्यूज़। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है वही बस अलाउड थे कि आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं अंडर द 2020 रूल्स। इट इज़ अलाउड फॉर द पर्पज गुड गवर्नेंस, लीकेज प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और इनोवेशन वगैरह बढ़ाने के लिए। बट एंटिटीज सच एज बैंक और टेलीकॉम कंपनीज जो है उनको भी अलाउ किया ऑथेंटिकेशन अगर यूआईडीएआई जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी कि ये प्राइवेसी का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं और सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। नाउ अभी जो है अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एंटिटी जो अदर देन गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की एंटिटी है उनको भी अलाउ कर दिया है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, और उनको प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में एट द सेंटर और स्टेट लेवल। उसके बाद वो आधार यूज़ कर सकती हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं की टेक्नोलॉजी फीचर्स की बात करें तो बायोमेट्रिक बेस्ड डी डुप्लीकेशन। बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्रेजेंटली ऑपरेशनल यूज़ करते हैं फेशियल इमेज का और बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट का कि वो जो है डीडुप्लीकेशन हो अलॉन्ग विथ 10 फिंगरप्रिंट्स और 2 आइरिस जो हमारी आई की रेटिना होती है उसका भी लेते हैं। बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन की बात करें तो बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो करेंटली मिक्स्ड बायोमेट्रिक्स डिटेक्ट कर रहे हैं, रॉन्ग फिंगर्स, नॉन ह्यूमन फिंगर्स, गमी फिंगर्स, ये सारी चीज़ें, तो बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर हम देखें आधार एक्ट की तो जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी आया था एंड ये आधार एक्ट भी उसी में पास हुआ था। तो आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016, ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में, और ऑन ग्राउंड्स दैट कि इसको जो है मनी बिल की तरह पास किया गया है। बट के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है ये वैलिड है और ये जो है आधार जो है वो सही एक्ट है और मनी बिल की तरह पास कर सकते हैं। अब की ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो एक्ट जो है कॉम्पिटेंटली पास किया था पार्लियामेंट एज अ मनी बिल। एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21, और आधार जो है मैंडेटरी है हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड फॉर द पीपल कि बैंक अकाउंट्स ओपन करिए फॉर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के लिए। आधार जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपल को आप फोर्स नहीं कर सकते। ओके अब आते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द आधार एक्ट 2016 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ये फंक्शन क्या है इनका? ऑब्वियसली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को इशू करना, रिस्पॉन्सिबल है आधार एनरोलमेंट के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, उनके ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए, पॉलिसी डेवलप करेंगे, प्रोसीजर और सिस्टम डेवलप करेंगे कि आधार कैसे इशू किया जाए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, और ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी भी परफॉर्म करेंगे for the individual. Okay, so this is all about UIDAI. नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी अमेंड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, IT रूल्स 2021 को अमेंड किया है, और उन्होंने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट किया है। अब ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात करें तो आपको पता है बहुत सारे आजकल ऑनलाइन गेमिंग चल रहे हैं जिसके कारण बच्चे जो है पूरा दिन ऑनलाइन में ही बिजी रहते हैं, गेम में ही बिजी रहते हैं, और कुछ ऑनलाइन गेम ऐसे हैं जिसमें पैसा लगाते हैं और जिसमें पैसा डूब जाता है, वापस नहीं मिल रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं ऐसे साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने इसीलिए रेगुलेशन निकाला है। अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें, इनका एम यही है कि हमको ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड करना ऑनलाइन गेमिंग जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है इन रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन गेम्स और फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस। अब ये रूल्स अमेंडमेंट्स है IT रूल्स 2021 के अंदर ब्रॉट अंडर द सेक्शन 87 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये हमारे रेगुलेट करेंगे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी। अब व्हाट आर द की फीचर्स? तो सबसे पहले इन्होंने क्लियर डेफिनेशन बता दी है कि ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी क्या होते हैं। अब ऑनलाइन गेम्स क्या होते हैं? ऑनलाइन गेम्स जो हमारे गेम्स इंटरनेट पर ऑफर किए जाए और यूज़र को एक्सेसिबल हो, यूज़र जो है उनको खेल सके थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स और एन इंटरमीडियरी। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी की बात करें तो इसका मतलब है कि कोई भी इंटरमीडियरी जो हमारे यूज़र को बताते हैं कि आप जो अपना कंप्यूटर यूज़ करके
एक्सेस कर सकते हैं, एक या दो मोबाइल से ज़्यादा भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी वो हो गए। अब रोल ऑफ इंटरमीडियरीज की बात करें तो ऑब्वियसली उनको रीजनेबल एफर्ट लेना है कि टू नॉट होस्ट, पब्लिश और शेयर एनी ऑनलाइन गेम्स जो हमारे यूज़र को हार्म करे और जो वेरीफाइड नहीं है और परमिसेबल नहीं है एज एन ऑनलाइन गेम बाय एन ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी। अब ये इंटरमीडियरी को ये भी इंश्योर करना है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट और सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है फॉर प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेम। ठीक है। एडिशनल ऑब्लिगेशन जो है हमारे ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी के पास ये है कि अमेंडमेंट रूल्स ने कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस लगाए हैं रिलेटेड टू जो ऑनलाइन गेम्स हमारे रियल मनी इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो मार्क ऑफ वेरिफिकेशन बताना पड़ेगा बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा यूजर्स को अबाउट द पॉलिसी फॉर विड्रॉल और रिफंड ऑफ डिपॉजिट, केवाईसी डिटेल्स ऑब्टेन करनी पड़ेगी यूजर्स की, और नॉट गिविंग क्रेडिट और एनेबलिंग फाइनेंशिंग बाय द थर्ड पार्टी टू द यूजर्स। ओके, सो दिस इज एडिशनल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट हम बताए नेक्स्ट मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जो है नोटिफाई की गई हैं बाय द मिनिस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग ऑनलाइन गेम को वेरीफाई करने के लिए, और एसआरबी जो है शुड फुलफिल 3-4 क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना पड़ेगा। कंपनी वो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी वो बन सकती है जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरी रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के वो हो सकते हैं। तीसरी चीज़ इनकॉर्पोरेट प्रोविजन रिलेटेड टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग, तो ये सारी चीज़ें एसआरबी के पास होनी चाहिए। अब अथॉरिटी क्या है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की, तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है वो कैटेगराइज कर दे सकते हैं किसी भी गेम को परमिसेबल गेम अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑनलाइन गेम जहाँ पे वेजरिंग नहीं इन्वॉल्व है, ऑनलाइन गेम और गेम जो रूल्स के साथ कंप्लाई है, और ऑनलाइन गेम्स और गेम्स जो हमारे फ्रेमवर्क जो हमारे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ ने बनाई है उस फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो है गेम जो है परमिसेबल होंगे। अब प्रोहिबिशन की बात करें, ऑनलाइन गेम्स अगर किसी टाइप की गैम्बलिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो प्रोहिबिटेड होगा, वो आप नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन गेम्स एंड ऑनलाइन गेम्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। रीसेंट फाइंडिंग ने सजेस्ट किया कि पेंडेंसी जो है कंज्यूमर कमीशन में वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब कंज्यूमर की प्रोटेक्शन अच्छे से हो पा रही है। अब व्हाट इज़ कंज्यूमर, तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर वो पर्सन है जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है फॉर कंसिडरेशन और उसके बदले वो पैसा पे करता है किसी पार्टी को। इट अप्लाइज टू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेली शॉपिंग, कैसे भी आप कर रहे हो। हाउएवर कोई भी पर्सन अगर गुड खरीदता है, सर्विसेज अवेल करता है फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस, वो जो है कंज्यूमर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खरीदा और उसके बाद मैं खुद ही बेच रही हूँ, उसको रीसेल कर रही हूँ, तो वो जो है कंज्यूमर में नहीं आएंगे। ओके, अब आते हैं मेजर्स जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लिए गए हैं इंडिया में। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 2019 का, जहाँ पे एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप की गई। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल्स लाए गए, जहाँ पे 3 टायर सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया जो कि इनएक्सपेंसिव, जहाँ पे हम जो हमारे कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाया गया। और सीपीए 2019 ने 3 क्वाजी जुडिशियल मशीनरी इस्टेब्लिश की एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट आया, इसका मतलब है कि कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर फोरा कंट्री में ये इम्प्लीमेंट हुआ था सीपीए एक्ट 1986 के बाद। और इसका एम यही था कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्ट करना एंड सेट करना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कि कंज्यूमर का जो भी कंप्लेंट्स हैं वो हम अच्छे से डील कर पाएँ। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल आया, ये डेवलप किया अंडर द एजीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कि आप अवेयरनेस फैलाइए, कंज्यूमर के ग्रीवेंस को रिड्रेस करिए और सेंट्रल रजिस्ट्री की तरह एक्ट करिए। फिर ई दाखिल पोर्टल आया, जहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं वो हैजल फ्री, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कंज्यूमर्स को कि वो कन्वेंटली अप्रोच कर सके कंज्यूमर फोरम में। फिर सर्टिफिकेशन मार्कर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और सेंसिटाइज करना है कंज्यूमर्स को रिलेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब व्हाट आर द राइट ऑफ कंज्यूमर एज गिवन बाय सीपीए, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्या क्या सीपीए एक्ट के अंदर दिए गए हैं कंज्यूमर के राइट कि आप राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी,
right to be heard, right to choose, and the right to consumer education. Okay, so this is all about consumer protection in India. Next आते हैं guidelines for celebrities, influencers and virtual influencer. अब आपको पता है इन्फ्लुएंसर हो गए आजकल बहुत ज़्यादा हमारे बड़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब्स में है, इंस्टाग्राम्स में है, तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को. सो ये गाइडलाइंस उनके लिए लाई गई है, इसलिए ज़रूरी भी था लाना. सो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज़ किया है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल मीडिया. डिजिटल मीडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइज कर रहे हैं उनके लिए अब गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं. ठीक है, तो दीज गाइडलाइंस आर, ये एक्सटेंशन है इसी गाइडलाइंस की. तो की प्रोविजंस क्या है इन गाइडलाइंस के? सबसे पहले प्रोहिबिट सरोगेट एडवर्टाइजमेंट. कोई भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट लाइक अल्कोहल ब्रांड्स हो गए, एडवर्टाइजिंग फॉर सोडाज एंड म्यूजिक, वो गुड्स एंड सर्विसेज हुज एडवर्टाइजिंग इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, तो वो नहीं कर सकते हैं. प्रोहिबिट टारगेटेड चिल्ड्रन, जो भी एडवर्टाइजमेंट आप चिल्ड्रन के मतलब एडवर्टाइजमेंट दैट टेक एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रंस इन एक्सपीरियंस, वो सारे आप नहीं कर सकते. पेनल्टीज़ की बात करें तो वायलेशन जो है, वायलेशन अगर कर रहे हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको जो है पीनलाइज किया जाएगा. सीसीपीए जो है जो हमारी सीसीपीए है वो पेनल्टी इंपोज करेगी अप टू 10 लाख ऑन मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स एंड एंडोजर्स. एंड फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस अगर दोबारा कर रहे हो तो पेनल्टी आपको 50 लाख तक देना पड़ेगा. अब आते हैं न्यूज़ में, तो ये गाइडलाइंस, दीज गाइडलाइंस आर एक्सटेंशन ऑफ जो अभी हमने पढ़ा उसकी. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मॉनिटर करेंगे और इन्फोर्स करेंगे इन गाइडलाइंस को. अब इन्फ्लुएंसर्स अगर वायलेट कर रहे हैं इन गाइडलाइंस को तो उनको पेनल्टीज लगेंगी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अब व्हाट इज द की प्रोविजन अंडर दिस रूल्स? तो गाइडलाइंस फॉर ऑल की अगर बात करें तो सबसे पहले डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोज करना है आपको. तो जितने भी मटीरियल कनेक्शन है सच एज मॉनेटरी एज वेल एज अदर कंपनसेशन और फ्री प्रोडक्ट बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द इन्फ्लुएंसर, तो आपको जितने भी मटीरियल कनेक्शन है वो सारे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड इन्फ्लुएंसर. और ये अपफ्रंट होना चाहिए और प्रोमिनेंट होना चाहिए, आपको पहले से ही डिस्क्लोज करना है यहाँ. और ये एवरेज जो कंज्यूमर है उनको भी बताना रहेगा. टर्म्स इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर्ड, कोलैबोरेशन एंड पेड प्रमोशन, वो यूज़ किया जाएगा विच कैन बी इंडिकेटेड एज एन हैशटैग और हेडलाइन टेक्स्ट के द्वारा. नेक्स्ट आते हैं ड्यू डिलिजेंस. एंडोसर्स जो है, जो भी हमारे काम कर रहे हैं, जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो एंडोर्सर्स जो है उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो रिव्यू करें और इंश्योर करें कि हमारा जो पोजीशन है सब्सटेंशिएट करने का, क्लेम करने का मेड इन द एडवर्टाइजमेंट, और दे मस्ट बी यूज और एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर एंडोर्समेंट. तो पहले आपको एंडोर्समेंट करने से पहले आपको ये यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट को और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. इन्फ्लुएंसर्स जो है वो फॉल्स, मिसलीडिंग और एग्जेगरेटेड क्लेम्स नहीं प्रोवाइड करेंगे. वो जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में सेम चीज़ें ही प्रोवाइड करेंगे जैसा प्रोडक्ट है. फॉर हेल्थ इन्फ्लुएंसर की बात करें, डिस्क्लोज सर्टिफिकेशन. अब हेल्थ इन्फ्लुएंसर की अगर बात करें तो ये तो सबके लिए है, ये गाइडलाइन सबके लिए है, बट हेल्थ इन्फ्लुएंसर के लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस भी दी गई हैं. डिस्क्लोजर सर्टिफिकेशन, एंडोसर्स, जो भी हमारे एंडोसर्स है, जो भी हमारे वो प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं वो डिस्क्लोज करेंगे कि ये सर्टिफाइड हेल्थ प्रोडक्ट है फिटनेस एक्सपर्ट के द्वारा और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा. डिस्क्लेमर की अगर बात करें तो जो भी एंडोसर्स हैं उनको इंश्योर करना है कि ऑडियंस उनके जो प्रोडक्ट है उसको अंडरस्टैंड करे, that their endorsement जो है should not be seen as substitute for professional medical advices. नेक्स्ट अगर बात करें इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या किया है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन. तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस सच एज जैसे बैंकिंग हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस, तभी आप देंगे जब वो चीज़ रजिस्टर होगी अंडर द सेबी एक्ट. अदर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बात करें वो अप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स वो करेंगे सच एज लाइसेंस जो है IRDAI से लेंगे तभी जाके वो बताएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर.
नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो रिसेंटली अभी रिपोर्ट किया कि स्टेट ने 40% जो लैंड क्लेम्स था उसको रिजेक्ट कर दिया है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की अगर बात करें तो ये रिकग्नाइज करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, उनके राइट्स को, और अदर ट्राइबल ड्वेलर्स जो हैं उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर दिए हैं, तो 3 टाइप्स के राइट्स दिए हैं। पहला है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, राइट की आपके पास राइट है कि जो भी फॉरेस्ट लैंड में इंडिविजुअल रह रहे हैं और उनका ऑक्यूपेशन सेम है तो वो अपने फॉरेस्ट लैंड को यूज़ कर सकते हैं और सेल्फ कल्टिवेट कर दे सकते हैं फॉर द लाइवलीहुड। फिर नेक्स्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिया है कि जितने भी कस्टमरी और ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको रिस्टोर करना है थ्रू कम्युनिटी मिल के, और ये जो है ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज जो है विलेज की उसके अंदर होना चाहिए, उनके पास ऑनरशिप क्लासिफिकेशन और इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट, पहला नेक्स्ट है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट जहाँ पे आपको ऑनरशिप राइट दिया जाएगा, आप कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो कि ट्रेडिशनली कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले से कम्युनिटी रह रही है फॉरेस्ट में, वो सारे ये कर सकते हैं विद और आउटसाइड, विद इन और आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज। नेक्स्ट नोडल एजेंसी जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट है। रोल ऑफ ग्राम सभा की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, ये अथॉरिटी है जिसके बिना आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इट इज़ द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट। नेक्स्ट अगर बात करें लैंड टाइटल्स की, तो एक्ट जो है कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करते हैं इंडिविजुअल का राइट, फैमिली का राइट, कम्युनिटी का राइट और ऑन लैंड। हाउएवर लैंड जो है वो 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लैंड टाइटल जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर लीगल टाइटल है, और लैंड राइट्स जो है वो हेरिटेबल है बट ट्रांसफरेबल एलिएनेबल नहीं है। याद रखिएगा, ट्रांसफरेबल एलिएनेबल नहीं है बट हेरिटेबल है। डाइवर्जन जो है फॉरेस्ट लैंड का फॉर लोकल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, फॉर एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, स्कूल्स के लिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है एप्लीकेबल है नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स में, और एक्ट इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल जो हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, और कल्चरल और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। अब ग्राम सभा के कुछ रोल्स हैं, तो 3 ट्रायल अप्रूवल प्रोसेसेस है। पहले ग्राम सभा इज़ द प्राइमरी अथॉरिटी जो हमारे होल प्रोसेस को क्लेम करेगी और रिसीव करेगी। एग्रीव्ड पर्सन जो है फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ द ग्राम सभा वो सब डिविजनल लेवल कमेटी में जा सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है, और अगर कोई वहाँ से भी नहीं फाइल कर रहा है तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाके डिसीजन फाइल कर सकता है पिटीशन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है अगर वो कोई भी डिसीजन देगी तो वो फाइनल और बाइंडिंग होगा पार्टीज पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिलेटेड टू ट्राइब। तो सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज ए है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो भी राइट हैं और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, कि उनका सेल्फ कल्टीवेशन जो है, लाइवलीहुड जो है वो अपना मेंटेन कर सकते हैं जिस एरिया में रह रहे हैं। आर्टिकल 244 रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज। फिर इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ग्राम सभा जो है उस रीजन की वो डिसाइड करेगी कि कैसे आप माइनिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो ग्राम सभा इज़ द फाइनल अथॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो ई गवर्न स्टेट, तो केरला जो है, केरला स्टेट को अभी फर्स्ट फुल ई गवर्न स्टेट बोला गया है इंडिया में। अब ई गवर्नमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये जो है जहाँ पे बहुत सारी ई गवर्न स्टेट मतलब जहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, डिजिटलाइज्ड हो गई हैं और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी कर रही हैं सिटीजन्स को। ई गवर्नेंस मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, आप मोबाइल और कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो। अब इनिशिएटिव्स जो है केरला ने क्या लिए, केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन्स को। ई सेवानम, जहाँ पे एक सिंगल पोर्टल है जहाँ पे 900 पब्लिक सर्विसेज है टू द तालुक लेवल ऑफिसेज। अब आते हैं डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ एमसीए एंड मेईटी। तो सेंटर ने अभी क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रोल्स को डिफाइन कर दिया, क्योंकि डिजिटल मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे रोल्स इनके ओवरलैप हो रहे थे तो अलग अलग कर दिया। अब द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने ये जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है सारे कॉम्पिटिशन इशूज़ के लिए जितने भी डिजिटल मार्केट में हो रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज को देखेगी। अब गवर्नमेंट जो है वर्क कर रही है टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग डिजिटल इंडिया एक्ट एंड डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ
डिजिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ये किसने रिलीज़ किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। और ये हमारे जो भी पंचायत हैं उनके प्रोग्रेस को इवेलुएट करेगी, मॉनिटर करेगी और उनको स्कोर प्रोवाइड करेगी। और स्कोर जो होंगे 4 ग्रेड्स पे बेस होंगे। ए जिसमें 75 to 90%, बी 60 to 75%, सी 40 to 60% और डी 40%। सो दिस इज ऑल अबाउट पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंट्रोड्यूस किया है। फिर आता है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल लॉन्च किया है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि हमारी सिटीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं, उनका स्टेटस क्या है ऑन 5 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज़ में। पहला है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है प्लानिंग, फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज। अब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की बात करें, ये हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेगी अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्टेट को इन डेटा सबमिशन प्रोसेस। और DIG जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, वो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट आते हैं गाइडलाइंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये इशू किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। व्हाट आर द की प्रोविजंस, क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं? तो जो भी अवार्ड हमारे प्राइवेट बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन देती है वो एक्सेप्ट तभी किए जाएंगे ओनली आफ्टर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल दे देगी तभी आप प्राइवेट बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से जो है गवर्नमेंट सर्वेंट अवार्ड ले सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी होगी जो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल 2 चीज़ों पे देगी। अवार्ड जो है वो मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब पैसा नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट को। और क्रेडेंशियल्स जो है प्राइवेट बॉडीज़ का वो ट्रस्ट वर्दी है, तभी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देगी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अवार्ड ले सकते हैं फ्रॉम द प्राइवेट बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने अभी टर्मिनेट किया है 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अंडर सेक्शन 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी कि वो जो है कहीं ना कहीं स्टेट के सिक्योरिटी को भंग कर रहे हैं, थ्रेट है। अब आर्टिकल 300 आपको पता है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक हमारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज आती हैं। तो 311 क्लॉज 1 जो है ये हमको प्रोवाइड करता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट भले वो यूनियन में हो, स्टेट में हो, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता और रिमूव नहीं किया जा सकता बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको आप उससे छोटी जॉब वाला जो है वो नहीं निकाल सकता, उनसे बड़ी जॉब वाला ही जो है हमारे सिविल सर्वेंट को हटा सकते हैं। नेक्स्ट 311 आर्टिकल 311 क्लॉज 2 दिया है कि कोई भी सिविल सर्वेंट रिमूव और डिसमिस नहीं हो सकते और रिड्यूस नहीं हो सकते, मतलब रिमूव नहीं किया जा सकते और रैंक में रिड्यूस नहीं किया जाते, एक्सेप्ट अगर इंक्वायरी जो है उनके खिलाफ नहीं बैठी हो। तो इंक्वायरी पहले करनी पड़ेगी कि क्या क्या चार्जेस हैं, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनको ये भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि उनको सुना जाए, तभी जाके आप सिविल सर्वेंट को डिसमिस कर सकते हो जब वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी में बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को विदाउट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी और गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है सेटिस्फाइड हो कि सिक्योरिटी जो है स्टेट की या कंट्री की थ्रेट पे है, तब जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के अप्रूवल से टर्मिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ विदाउट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ PT 365। तो पॉलिटी हमने ख़त्म कर ली है। जैसे ही हमारी नेक्स्ट PT 365 आएगी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़िए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।